हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट कक्षा में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट किया था और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पूरा किया था। संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने महत्वपूर्ण जीन पियाजे हैं उतने ही जेरोम ब्रूनर और लेव वाइगोस्की भी हैं। आज हम जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत डिस्कस करेंगे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जेरोम ब्रूनर का योगदान जब हम पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा भी वैसा ही है जैसा जीन पियाजे का है। यानी अवस्थाओं की जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या जो है, वो दोनों की काफ़ी मिलती जुलती है। हालांकि अवस्थाएं जीन पियाजे ने 4 दी है और जेरोम ब्रूनर ने 3 दी है, परंतु इनमें सिमिलैरिटी काफ़ी है। डिफरेंस एज रेंज में भी रहेगा पर व्याख्या में समानताएं रहेंगी। जेरोम ब्रूनर की हम बात करें, इनका योगदान संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और निर्मितिवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म एक बड़ी देन है शिक्षा को जेरोम ब्रूनर की। तो निर्मितिवाद हम नेक्स्ट कक्षा में डिस्कस करेंगे। आज हम जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को डिस्कस करेंगे। जेरोम ब्रूनर की जो स्टडी है वो दूसरे मनोवैज्ञानिकों के बिल्कुल अपोजिट रही है। अपोजिट कहने का मतलब बाकी मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने स्टडी शुरुआत की बच्चे के जन्म से, और जैसे ही बच्चा ओल्ड एज यानी बड़ा होता है उसी के साथ साथ उनकी स्टडी चलती रहती है। जेरोम ब्रूनर जो थे, इनका जो है अपोजिट कहने का मतलब, जेरोम ब्रूनर ने सबसे पहले स्टडी स्टार्ट की अडल्टहुड यानी प्रौढ़ या वयस्क व्यक्तियों पर। फिर उसके बाद में ये कम एज वाले बच्चे जो स्कूल के थे, 12 से लेकर 18 साल के बच्चे, उन पर स्टडी की, उन पर रिसर्च की। उसके बाद में ये प्री स्कूल एज से पहले के बच्चे यानी 3-4 साल तक की आयु के बच्चों पर रिसर्च की। फिर उसके बाद में शिशु जो तत्काल ही जन्म लिए हैं, जिनकी आयु 1-2 महीने हैं, उन पर रिसर्च की। यानी एज के हिसाब से जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इनका रिसर्च चला है। जेरोम ब्रूनर भी यही मानते हैं भी संज्ञान का विकास क्यों होता है, किस कारण होता है और संज्ञान के कार्य क्या हैं, जो जीन पियाजे मानते हैं। जीन पियाजे यही कहते हैं भी संज्ञान का विकास समायोजन स्थापित करने के लिए होता है। बच्चा समायोजन करने के लिए नए नए स्कीमा सीखता है और उन स्कीमाओं के माध्यम से समस्या का समाधान करता है और अपने वातावरण में समायोजन करता है। वैसे ही जेरोम ब्रूनर का मानना है कि बच्चे का संज्ञान का मूल कार्य जो होता है, बच्चे के स्वयं और वातावरण दोनों के बीच में समायोजन स्थापित करना होता है। और इस समायोजन के लिए बच्चा अपने जो अनुभव होते हैं बच्चे के या व्यक्ति के, वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और इन्होंने जो विकास की अवस्थाएं दी है, प्रत्येक अवस्था में इन्होंने बच्चा अपने मानसिक अनुभवों का प्रस्तुतिकरण किस रूप में करता है उसकी व्याख्या की है। तो जेरोम ब्रूनर के हिसाब से विकास की अवस्थाएं 3 हैं। पहली विकास की अवस्था है सक्रियता। इंग्लिश में इनएक्टिव स्टेज। दूसरी विकास की अवस्था है दृश्य प्रतिमा। आइकॉनिक स्टेज। और तीसरी है सांकेतिक अवस्था यानी सिंबॉलिक स्टेज। तीन विकास की अवस्थाएं दी है। इनका सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसके क्रम पर। तो क्रम में आप इनके इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखिए अवस्थाओं के। जैसे पहली अवस्था इनएक्टिव स्टेज है, इंग्लिश में अल्फाबेट पहले इन तीनों में से ई आता है। दूसरी आइकॉनिक स्टेज है, दूसरे नंबर पर आई आता है। तीसरी सिंबॉलिक स्टेज है। तो ये तीनों ही वर्ड जो लेटर हैं इंग्लिश के हिसाब से पहले ही व्यवस्थित हैं। ई पहले, उसके बाद आई और उसके बाद में एस। तो इंग्लिश के हिसाब से इंग्लिश अल्फाबेट लेटर देखेंगे तो ये अवस्थाएं अपने आप पहले ही एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर दी गई हैं। अब हम बात करें अवस्थाओं की। पहली अवस्था है सक्रियता यानी इनएक्टिव। एज रेंज देखें, जन्म से लेकर
18 माह। और एज रेंज जेरोम ब्रूनर की थ्योरी की जो विकास की अवस्थाएं दी गई है, हर अलग बुक में इसमें काफ़ी विसंगतियां हैं। कोई 18 माह मान रहा है, कोई 1 वर्ष मान रहा है, कोई 2 वर्ष मान रहा है, तो विसंगतियां हैं। सामान्यतः एज रेंज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी जो है ऑथेंटिक बुक के हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं। तो जन्म से लेकर 18 माह पहली अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा सक्रिय होकर करता क्या है, मोटर एक्टिविटी यानी गामक क्रियाएं। गामक से मतलब शारीरिक क्रियाएं। जन्म से लेकर 18 माह की जो आयु होती है, जेरोम ब्रूनर ये कहते हैं बच्चा बोल नहीं पाता है, संज्ञान का विकास होता नहीं है, तो बच्चा जो अनुभव करता है उन अनुभवों को अपनी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को भूख लगी है, भूख का अनुभव हो रहा है, उसके लिए बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करेगा। फिजिकल एक्टिविटी यानी रोना, चिल्लाना, हाथ पैर मारना। जैसे ही भूख शांत होगी, अनुभव सेटिस्फेक्शन के आएंगे, वो शारीरिक क्रिया यानी हाथ पैर मारना या रोना चिल्लाना बंद कर देगा। दूध की बोतल देखकर मुंह चलाना, भी दूध की बोतल दिखाई दे रही है, अनुभव ये है भूख लगी है, उसे दूध पीना है, उसके लिए वो प्रस्तुतिकरण करेगा मुंह के माध्यम से, मुंह चलाकर। फिर उसके बाद में बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा, खड़ा होने लगेगा, फिर चलने लगेगा, फिर भागने लगेगा, फिर खिलौनों से खेलने लगेगा। तो खेलने के लिए भी वो शारीरिक क्रियाएं ही करता है। तो यानी पहली जो स्टेज होती है उसमें बच्चा जो भी अनुभव करता है उनका प्रस्तुतिकरण शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करता है। फिर उसके बाद में दूसरी स्टेज है दृश्य प्रतिमा। दृश्य प्रतिमा, या इसको कई बार केवल प्रतिमा लिखा होता है, इंग्लिश में आइकॉनिक ही आएगा। एज रेंज जो है वो 18 माह से लेकर 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। ठीक है, 2 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो रही है। प्रारंभ होने का मतलब ये अवस्था आगे भी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो एक्टिविटी करेगा, अपने अनुभवों का प्रस्तुतिकरण जिस माध्यम से करेगा, ऐसा नहीं है भी आगे चलकर उसको छोड़ देगा, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अब दृश्य प्रतिमा की बात करें, दृश्य या आइकॉनिक, इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चे के जो भी अनुभव हैं या जो वो अनुभव इकट्ठे कर रहा है, चाहे उसके मस्तिष्क में जो अनुभव मौजूद है, उनका प्रस्तुतिकरण जो है मूर्त रूप से अपने दिमाग में प्रतिमा बनाते हुए उनको व्यवस्थित ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत करेगा। जैसे माँ का नाम लिया, 3 साल का बच्चा बैठा है, अब माँ का नाम सुनते ही माँ दिखाई नहीं दी तो उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया भी मम्मा के पास जाना है। तो यहाँ जब माँ संप्रत्यय को, कंसेप्ट को उसने सुना, सुनते ही उसके दिमाग में जो है आइकॉनिक यानी उनकी एक प्रतिमा बनी तो माँ के प्रति जो बच्चे का लगाव होता है उसके कारण वो रोना चिल्लाना शुरू कर रहा है। तो यहाँ देखिए दोनों ही क्रियाएं हो रही है, पहली अवस्था के काम भी कर रहा है और दूसरी अवस्था के भी। दूसरी अवस्था में तो क्या, जैसे ही माँ का नाम लिया, मस्तिष्क में, दिमाग में एक इमेज जो है वो बनती है, वो दृश्य प्रतिमा है। फिर उनके पास जाने के लिए वो रोता चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है, तो वो पहली स्टेज के हिसाब से कार्य कर रहा है, यानी ये दोनों मिलकर काम कर रही है। दूसरा एक फॉर्मूला, दूसरे के तरीके से हम देखें, इसको समझें। बच्चे को एक सवाल दिया, अब वो सवाल इस एज रेंज का 2 माह से शुरू हुआ है, तीसरी अवस्था 2 वर्ष से शुरू है, तीसरी अवस्था 7 साल से शुरू होती है। तो इस एज के बीच में यदि बच्चे को कोई काम लिख कर दिया जाता है तो बच्चा उस लिखे हुए काम को वैसे वैसे जो है दोहरा लेता है, यानी जो चीज़ें मूर्त रूप में उसके सामने मौजूद है उनको मैनिपुलेट कर लेगा। खिलौना अब उसके सामने है तो उसको खेलता रहेगा, जैसे छुपा दिया तो वो खेलेगा उस खिलौने से नहीं, और ना ही उस खिलौने के बारे में सोचेगा। तो जो चीज़ें मूर्त रूप में उसके सामने उपस्थित हैं उनको मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, उनकी इमेज उसके दिमाग में, उसकी आंखों के माध्यम से बन रही है तो वो उनके साथ खेलेगा। तो यहाँ मानसिक प्रस्तुतिकरण कैसे हुआ, प्रतिमा या इमेज बनाकर, ठीक है। जैसे उस खिलौने को छुपा दिया तो उसके बारे में बात ही नहीं करेगा।
अब तीसरी जो सांकेतिक अवस्था है, इसकी शुरुआत होती है 7 वर्ष से। 7 वर्ष की एज में बच्चे में भाषा का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है और एक भाषा के लगभग सभी शब्दों को अर्थपूर्ण ढंग से बच्चा सीख भी जाता है और अर्थपूर्ण ढंग से उनको व्यवस्थित करते हुए शब्दों को दूसरों के सामने भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत भी कर लेता है। तो सांकेतिक या सिंबॉलिक अवस्था में बच्चा अपने मानसिक अनुभवों को भाषा के माध्यम से दूसरों के सामने व्यक्त करता है, यानी जो भी उसके दिमाग में चल रहा है वो बोलकर दूसरों को बता सकता है। तो ये 3 तरह की अवस्थाएं थी, तीनों में मानसिक प्रस्तुतिकरण का आपको ध्यान में रखना है। पहली अवस्था में बच्चे के दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी उसके अनुभव है, उनका प्रस्तुतिकरण बच्चा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से करेगा। दूसरी अवस्था में बच्चे के दिमाग में जो भी है या बच्चा जो अनुभव इकट्ठे कर रहा है, उनकी एक इमेज अपने दिमाग में बनाएगा, उनके प्रति जो है वो अनुक्रिया देगा, या जो चीजें उसके सामने मूर्त रूप में मौजूद है, सामने ठोस रूप में मौजूद है, उनके प्रति वो प्रतिक्रिया देगा। तो आइकॉनिक स्टेज में बच्चा अपने अनुभवों का प्रस्तुतिकरण प्रतिमाओं के माध्यम से करता है। तीसरी स्टेज सांकेतिक या सिंबॉलिक है, 7 साल से ये शुरू होती है और ये वो एज है जिसमें बच्चे का भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है और इस एज में बच्चा अपने मानसिक अनुभवों का प्रस्तुतिकरण भाषा के माध्यम से दूसरों को करने लगता है। ये तो था मानसिक प्रस्तुतिकरण। अब सिमिलैरिटी देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत से। पहली अवस्था में बच्चा क्या करता है, गामक या शारीरिक क्रियाएं। जीन पियाजे की पहली अवस्था संवेदी और गामक अवस्था थी, उसमें भी एक तो संवेदी क्रियाएं करता है और दूसरी गामक क्रियाएं करता है। तो यहाँ देखिए गामक क्रियाएं इस अवस्था में भी होती है, यानी ये जीन पियाजे की पहली अवस्था के बराबर है। दूसरी अवस्था को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया जेरोम ब्रूनर ने जीन पियाजे की। इसमें दूसरी अवस्था जेरोम ब्रूनर ने दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक स्टेज दी है। इसमें बच्चा जो है अनुक्रिया या तो मूर्त वस्तुओं के प्रति करता है और अपने अनुभवों का प्रस्तुतिकरण भी इमेज यानी प्रतिमाएं करके बनाकर करता है। तो यहाँ जो है चिंतन कौन सा हुआ, मूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन की अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के हिसाब से तीसरी है। तो यहाँ एज रेंज में विसंगतियां हैं। तीसरी स्टेज जहाँ मूर्त चिंतन होता है, जीन पियाजे 7 से 12 साल की बताते हैं और ये 7 वर्ष से पहले समाप्त हो जाती है एज, ठीक है। 18 से लेकर 2 माह से इसकी शुरुआत बताते हैं। फिर सांकेतिक जो भाषा है, सांकेतिक में भाषा जो होती है वो अमूर्त होती है। लैंग्वेज को हम देख तो नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भाषा जो होती है वो अमूर्त चिंतन का एक माध्यम होती है। तो जेरोम ब्रूनर सांकेतिक यानी भाषा के माध्यम से अपने अनुभवों का प्रस्तुतिकरण 7 साल की एज से बता देते हैं, जबकि जीन पियाजे 12 साल से बताते हैं। तो दोनों के एज में रेंज में डिफरेंस है, शब्द जो यूज किए गए हैं अवस्थाओं के लिए उनमें डिफरेंस है, पर इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेम ही है। तो जीन पियाजे के हिसाब से जेरोम ब्रूनर की पहली अवस्था के ही समांतर है, यानी संवेदी गामक अवस्था के। जेरोम ब्रूनर की दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक स्टेज जीन पियाजे की तीसरी अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बराबर है। और सांकेतिक अवस्था जो जेरोम ब्रूनर ने दी है वो जीन पियाजे की चौथी अवस्था यानी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बराबर है। तो एक्सप्लेनेशन सेम है, अवस्थाओं के नामकरण उनमें विभिन्नताएं हैं और अवस्थाओं के नामकरण के साथ साथ एज रेंज में भी विभिन्नताएं हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है, एक तरफ तो अवस्थाओं के नाम दे दिए और दूसरी तरफ मानसिक प्रस्तुतिकरण दे दिया, भी अपने अनुभवों का मानसिक प्रस्तुतिकरण किस तरह से देगा, दोनों को मैच करना होता है। तो यहाँ 3 अवस्थाएं हैं, इधर प्रतिमा, गामक क्रियाएं और भाषा, तीनों को दे दिया और तीनों को मैच करना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सांकेतिक अवस्था में जेरोम ब्रूनर के हिसाब से बच्चा अपने मानसिक अनुभवों का प्रस्तुतिकरण किस रूप में करता है, तो वो भाषा के माध्यम से करता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। और किस एज में बच्चा किस तरह की क्रियाओं को सीखता है, ठीक है, या किस तरह के चिंतन को करता है, वो भी ध्यान में रखिए। सक्रियता में
शारीरिक क्रियाएं सीखता है, उन पर ध्यान रहता है। ठीक है, चिंतन नहीं होता है इसमें। दृश्य प्रतिमा आइकॉनिक स्टेज में मूर्त चिंतन पर ध्यान देता है, बच्चे का फोकस होता है, और समस्याएं यदि मूर्त रूप में मौजूद है तो बच्चा उनको समाधान करने का प्रयास कर सकता है। यानी मूर्त संप्रतियों को सीखा जाता है और मूर्त चिंतन ही होता है। तीसरी स्टेज में अमूर्त चिंतन होता है और अमूर्त संप्रतियों को सीखने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब ये तीनों जो हैं, जब भी बच्चे के सामने दुविधा होती है, इसका मतलब इन तीनों में से केवल एक ही अवस्था पर बच्चा जो है ध्यान केंद्रित कर रहा है। अब यदि बच्चा एक ही समस्या के लिए इनमें से 2 या 3 अवस्थाओं को एक साथ काम में ले रहा है, तब उसके सामने कोई दुविधा नहीं होगी, समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। और इन्होंने ये भी बताया था भी अभ्यास के माध्यम से बच्चा सक्रियता से मूर्त और अमूर्त अवस्था की ओर बढ़ जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चा पहली कक्षा में आया और उसने क्या किया, लिखना सीखा, शारीरिक क्रिया थी लिखना, पहली अवस्था थी। ठीक है, फिर उसमें बच्चे को जो है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सिखाया गया और वो तस्वीरें दिखाई गई, एप्पल और बॉल, उनकी तस्वीरें देखकर बच्चा जो है अल्फ़ाबेट सीखा। ठीक है, 1 2 3 4 काउंटिंग करनी सीखा। फिर उसके बाद में बच्चा जो है शब्द बनाने सीखा और सेंटेंस बनाए और उनको याद किए। अब यही बच्चा जब मान लीजिए 10वीं कक्षा में है, उसको एक सवाल दिया गया, एक फॉर्मूला सिखाया गया और क्लास में वो करवा दिया गया सवाल को पहली बार। अब बच्चा घर जाकर कॉपी पर दूसरे सवाल उस प्रश्नावली के कर रहा है, एक एक करके कॉपी पर कर रहा है, एक एक करके कर रहा है और लिख कर रहा है। तो ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। लिखने का काम शारीरिक क्रिया हो रही है, पहली अवस्था पर ध्यान केंद्रित है, और कॉपी पर यानी मूर्त रूप में वो सारी चीजें उसके सामने मौजूद है, उनको हल करने का प्रयास कर रहा है। अब अभ्यास करते करते मूर्त रूप पर उन सवालों को एक ही फॉर्मूले से जब 10 से 15 बार किया जाता है, नेक्स्ट टाइम जब मान लीजिए कोई वर्बल है, इंटरव्यू है बच्चे का, तब बच्चे से वैसा ही सवाल दिया गया, तब बच्चे को अभ्यास के कारण जो है कॉपी की आवश्यकता नहीं है, बच्चा दूसरी स्टेज से अपने आप तीसरी स्टेज पर आ जाएगा। यानी उस अभ्यास के कारण मन ही मन अमूर्त रूप से उन सवालों को हल करके उसकी समस्या का समाधान कर देगा। तो जब अमूर्त रूप से समस्या का समाधान कर रहा है तो ये तीनों क्रियाएं मिलकर काम किया, तभी उस स्टेज तक पहुंचा। लिखना सीखा, मूर्त रूप से सवाल को हल करना सीखा, और फिर उसके बाद में अमूर्त अवस्था पर पहुंचा। तो ये तीनों अवस्थाएं जब एक साथ संगठित होकर मिलकर काम करेंगी तो बच्चे के सामने कोई दुविधा या समस्या नहीं रहेगी, बच्चे की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये जीन पियाजे की थ्योरी थी, काफ़ी छोटी थ्योरी है, इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं हम एक और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो लेव वाइगोस्की ने दिया है उसके साथ। बाय एवरीवन।